हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो 2012 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसकी डिटेल आपको देने वाले हैं। उसके 30 क्वेश्चंस जो आए थे उसकी व्याख्या सहित संपूर्ण हल आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है और आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करने हैं उनकी कंप्लीटली आपको आइडिया देता है। आई प्रॉमिस यू, आपको वादा करता हूं कि ऐसी वीडियो, ऐसी व्याख्या आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, किसी और वीडियो में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बीच में 2 बार मैंने इसमें आपको टिप्स देने की भी कोशिश की है कि आपको बाल विकास यानी कि जो सीडीपी की पेडागोजी है उसे किस तरह से सॉल्व करें। क्योंकि मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम सीडीपी की पेडागोजी तैयार हमसे नहीं हो रही है, हम उसको क्या करें, तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वो भी मैंने आपको इस बीच में बताया है। तो इसको पूरा देखिएगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी की पेडागोजी। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 29 जनवरी 2012 का एग्ज़ाम पेपर है ये। इसे हम सॉल्व करते हैं और संपूर्ण हल आपको देते हैं व्याख्या सहित। पहला क्वेश्चन देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। देखिए, कभी भी ध्यान रखें आप इस बारे में कि ट्यूशन योग्य नहीं है या सही तरीके से याद नहीं किया, इन सब बातों के बारे में एनसीएफ बिल्कुल मना कर देता है। तो इसलिए बच्चा यदि सामान्य है और वो फेल हो जाता है तो इसका अर्थ है कि व्यवस्था फेल हुई है। क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय की सभी व्यवस्थाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए की जाती हैं और अगर वह फेल हो जाता है तो इसका अर्थ है कि व्यवस्था फेल हो गई है, बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो इस बारे में, इस पॉइंट को आप याद रखें, ध्यान रखेंगे तो ऐसे प्रकार का क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर के। आंसर था ए। तीसरा क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी द्वारा बीज के पौधे को बोना और अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना, वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र देखना, या विस्तृत व्याख्या करना। सही आंसर है ए। क्योंकि जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो उसको मौका मिलेगा तो ये सबके लिए सबसे अच्छी बात होती है, प्रयोग करके अच्छे से सीख पाएगा, इसलिए इसका आंसर है ए। समावेशी शिक्षा में क्या होता है? विविधता का उत्सव मनाया जाता है, कक्षा में दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। देखिए, समावेशी शिक्षा के बारे में बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि समावेशी शिक्षा सबको शामिल करने पर बल देती है। देखिए, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो सामान्य छात्र दिव्यांग छात्र के साथ जो विद्यालय में समय बिताता है, तो पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना केवल विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में एनसीएफ 2005 में बिल्कुल क्लियर है कि इस हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक गलत हो गया, मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न ये भी गलत है, निबंधात्मक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि सत्य या असत्य। इस प्रकार के क्वेश्चंस को एमसीक्यूज जो बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्नों के बारे में यह लिख करके कि वह सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ माना जाता है। इसी को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, बी, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर बल, सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। इसका सही उत्तर है डी, प्रगतिशील शिक्षा से का इसका अर्थ है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार
पढ़ाने में लचीलापन और छात्रों को बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना है ताकि वो बिना किसी झिझक के ज्ञान प्राप्त कर सकें। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांचना चाहता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो इसलिए प्रश्न पत्र को उसके किस बारे में चिंतित है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया जाए, प्रश्नों के प्रकार के बारे में चिंतित है, विश्वसनीयता या वैधता के बारे में चिंतित है। देखिए जब वो चेक करेगा इस बारे में तो बिल्कुल क्लियरली है कि प्रश्न किस प्रकार के होंगे या उसकी विश्वसनीयता वैधता पर विचार ना करके वो इस बारे में विचार करेगा कि संपूर्ण विषय वस्तु उसके अंदर शामिल कर ली गई हो। तो इसका सही उत्तर होगा ए। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। देखिए विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र की बात यहाँ पर हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे सीख क्या रहे हैं ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भी छात्र कोई भी कार्य या विषय को सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करें, चिंतन करें, तर्क करें और अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित और संयोजन करें ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। सही उत्तर है सी। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बाहरी परीक्षकों की अपेक्षा अपने शिक्षक शिक्षार्थियों को बेहतर जानते हैं। बी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। या सी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ए। क्योंकि देखिए जब विद्यालय आधारित, क्योंकि विद्यालय के अंदर आकलन होता है तो अपने विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको अध्यापक अच्छी तरह जानते हैं, बाहरी अध्यापकों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए उनकी कमजोरियां, क्योंकि विद्यालय का जो आकलन करना है वो बच्चों की कमजोरियों को जानना होता है ताकि उनकी कमजोरियों को पहचान करके उनकी दूर किया जा सके। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। देखिए बिल्कुल गलत हो जाता है, बहुत सारी बातें तो क्लियरली हैं कि परीक्षा या कठोर अनुशासन है, ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनको तो हटा ही देना चाहिए। इसका सही आंसर है ए, क्योंकि हमको अनुभवों के। मैं आपको आज यहाँ पर कुछ सीडीपी की पेडागोजी को सोल्व करने के कुछ टिप्स देने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, इन पर इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि एनसीएफ 2005 ये इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किए हुए हैं वो आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि सीडीपी को सोल्व करने के लिए एनसीएफ 2005 ये एक मीडियम है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि बच्चे का जो मूल्यांकन है, जो बच्चे ने सीखा है, क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, ये मूल्यांकन करने का जो तरीका बताया गया है वो एनसीएफ 2005 का जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं उनमें अच्छी तरह से आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आप एनसीएफ 2005 को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद आपको मैं इसके कुछ मूल सिद्धांत मैं आपको यहाँ पर इसमें दे रहा हूँ, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चा जो है वो स्वतंत्र और क्रियाशील होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि जो बच्चा है वो स्वतंत्र हो और क्रियाशील हो, क्योंकि बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखेगा नहीं, क्रियाशील नहीं होगा, खुद नहीं करके सीखेगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक कक्षा अध्यापक होने के नाते, विषय अध्यापक होने के नाते आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप देखें बच्चा क्रियाशील है या नहीं है। दूसरी बात यह कि कक्षीय ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि कक्षीय ज्ञान जो आप क्लास में ज्ञान उसको देने वाले हैं उनके यदि आप डेली लाइफ के रूटीन का जो उनका चल रहा है उससे यदि आप लोग जोड़ करके देखेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कैच करता है। और देखिए जो बहुउपागम प्रणाली है उसका उपयोग करें, यानी कि जो एड्स होते हैं, जो सामग्री होती है, टीचिंग एड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए एक टीचर को। तो वो इसका ध्यान रखना होता है कि वो किस प्रकार से कौन सा एड किस तरह से काम आता है, क्या उसको
सिखाने में हेल्पफुल होता है वो देखना होता है। क्योंकि जो बच्चे हैं क्लास में आपको कई प्रकार के बच्चे मिलेंगे, वो बहुभाषी भी होंगे, क्षेत्रीय बच्चे भी होंगे, अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए होंगे, और विविधता तो भरी पड़ी रहती है क्लास में, क्योंकि कक्षा समाज का एक लघु रूप है और विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक और कई प्रकार के लेवल्स होते हैं, तो वहां से भी आपको देखना होता है। और उनकी आईक्यू शैली, जो स्टाइल है, शैली है, उसको भी देखना होता है। तो इन बारे में आप अच्छी तरह से किसी से चर्चा कर सकते हैं, अपने किसी साथी से चर्चा करके भी आप इन पॉइंट्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं और उनके नोट्स बकायदा अपने हाथों से बना सकते हैं। तो देखिए, दूसरी बात यह है कि जो परीक्षा का मूल्यांकन का उद्देश्य है वो उनको फेल या पास करना नहीं होता है। एनसीएफ 2005 ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको पास या फेल नहीं करना है बच्चे को। बच्चे के अंदर जो कमियां रह गई हैं, जो उसको ज्ञान अर्जन करने में दिक्कतें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? जो आपके पास टॉप लेवल की व्यवस्थाएं हैं, आप स्वयं हैं, जो टीचर का विशेष प्रकार का जो गुण है वो यही है कि वो अपने विषय में निपुण है। जो आपके पास एक एक्सपर्ट मौजूद है, आप स्वयं एक एक्सपर्ट हैं, तो क्लियरली बिल्कुल आपको होना चाहिए कि अच्छी प्रकार से बच्चे की जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करके उनको आगे बढ़ाएं और उसको समाज में जीने के लिए लायक बनाएं। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी उसके अंदर कमियां हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो सीसीई के लिए उनको बताया गया है कि सीसीई यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस और इवैल्यूएशन, यानी कि उनका कंटिन्यूअस जो मूल्यांकन है वो विभिन्न स्तरों पर, यानी कि सतत मूल्यांकन व व्यापक मूल्यांकन का जो चैप्टर आपको बीएड में पढ़ाया जाता है या बीटीसी में पढ़ाया जाता है, तो वो यही है। तो सतत मूल्यांकन, उनका लगातार मूल्यांकन होता रहना चाहिए और साथ ही साथ उनके जो माता पिता हैं, जो उनका परिवार है, उनसे भी बच्चे के विकास के संबंध में लगातार चर्चाएं होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको हर प्रकार से आप क्रियाशील रखें और उसको इन्वॉल्व करें, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। क्योंकि बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व यदि नहीं होगा तो वो बैठा बैठा बोर हो जाएगा, क्योंकि यांत्रिक कार्य जो होते हैं ये किसी भी बच्चे को पूर्ण रूप से बोर कर देते हैं, तो फिर वो उसकी वो रुचि नहीं रह जाएगी। तो मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कुछ बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे उसको रटने पर बल देना है, याद कराना है, या उसको कंठस्थ करने पर बल देना है, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करना है। तो ये सब चीजें उसके लिए, बच्चे के लिए नहीं होती हैं। उसको पनिश करना है, डांटना है, कठोर अनुशासन में रखना है, तो कुछ ऑप्शंस तो बिल्कुल ही क्रॉस हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो उनको आप ध्यान रखेंगे तो इसको आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं पेपर को सोल्व करने के लिए। आपको लगातार मेरे साथ इससे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे भी इसमें मैं आपको इसी प्रकार के और टिप्स, अवसर उपलब्ध कराएंगे, तभी सीख पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। देखिए, विकास की प्रक्रिया बिल्कुल निरंतर गति से चलने वाली होती है। ये गति कभी तीव्र और कभी मंदी हो जाती है, कि जिस प्रकार से शरीर के कुछ भागों का विकास तेज गति से होता है और कुछ का मंद गति से होता है, उसी प्रकार से विकास की प्रक्रिया भी होती है, कभी ये तेज और कभी मंदी होती है। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या बी पहले संवेगात्मक फिर संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सी। इस प्रकार से देखिए, मानव का जो विकास है प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण है मनोवैज्ञानिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद वो क्षेत्र के बारे में जानकारी लें, संज्ञान में लाकर विचार करें और उसके बाद सोच समझकर प्रस्तुत करें, और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों को प्रयोग करती है और विद्यार्थियों से चर्चा करती है। तो विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो ये उपागम किस पर आधारित है? ये उपागम ज्ञान के निर्माण, अर्थात डी ऑप्शन है, इस पर आधारित। देखिए, ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके अच्छी तरह समझा जा सकता है और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर उन्हें ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा किस कारण से रोता है?
सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता। बिल्कुल ध्यान से देखें तो ऑप्शन है बी। जब बच्चे को माँ से अलग किया जाता है तो उसमें मोह के कारण संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है, जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। तो ये संवेगात्मक दुश्चिंता है जिसकी वजह से बच्चा रोता है। शिक्षा के संबंध में समाजीकरण का तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बी समाज में बड़ों का सम्मान करना है, सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, और डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन है सी। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य जो बच्चा है सामाजिक मूल्य, आदर्श, व्यवहार आदि को सीखता है और अपने आप को समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये क्या सिखाता है? देखिए, इस प्रकार का प्रश्न अवश्य आता है प्रश्न में, परीक्षा में, कि लैंगिक पूर्वाग्रह जो है वो चाहे वो लड़कों के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए हो, तो जो कोई संस्थान कक्षा में या लिंग के आधार पर किसी विशेष वर्ग को प्राथमिकता देता है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक? देखिए, वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है उसके आधार पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आंसर है डी, क्योंकि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को पेश किया था। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमता विकसित होती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं। वो किससे प्रभावित है? देखिए, कोहलबर्ग से, गार्डनर से, वाइगोत्स्की से या फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो किस सिद्धांत से प्रभावित होकर के अपनी कक्षा में ये करती है? देखिए, वो गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि उसने कहा था बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर के बहुकारकीय होता है। तो जिस प्रकार शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करते हैं, तो लगता है कि वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए, समूह चर्चा करने के लिए, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये जो उसके उपागम है किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ए, बी, सी, डी। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, सीखने की तत्परता या सक्रिय भागीदारिता। इनमें से वो किस पर सिद्धांत पर आधारित है? इसका ऑप्शन है डी, कि यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है और यदि वह विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करती है या समूह चर्चाएं के लिए कहती है या एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कहती है, तो ये उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? देखिए, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति या विषय वस्तु में प्रवीणता। देखिए, शिक्षक सर्वाधिक प्रभाव तब डाल पाएगा जब वह अपने विषय में कुशल और प्रवीण होता है। तो वो जानकारी उसके बारे में कि वो अन्य विषयों के बारे में भी उसको सामान्य ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। सही उत्तर है डी। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर के। आंसर है सी। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए और साथ ही नैतिक रूप से उन्हें कहानियां सुना करके, जो कि प्रेरणादायक होनी चाहिए, उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
जिससे क्या होगा, वो जल्दी सीख पाएंगे, पाठ्यक्रम पूरा हो सकेगा। सी, सामाजिक कौशल सीख पाएंगे। या डी, इसका आंसर है बिल्कुल ठीक है, सी है कि यदि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव करे, अन्य विद्यार्थियों से अलग रखे, या योजना, सहकारी योजना विकसित करके बच्चे के माता पिता चर्चा करे, या प्रवेश परीक्षा ले। देखिए, जब एक कोई निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि उसकी पृष्ठभूमि या उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके और उसे ज्ञान देने के कौशल या तरीके के बारे में। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए, बी, सी और डी। कौन सा ऑप्शन इसका होना चाहिए? देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। उसके अनुसार जब हम इन चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो इससे हमें लगता है कि इंद्रिय गामक अवस्था का जो विस्तार है 2 वर्ष तक माना गया है। उन्होंने माना था इसमें बालक व्यवहार, भाषा का अनुकरण करने लगता है, दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय और दिशा का भी ज्ञान लेने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। उसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि दिखने लगती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, सी केवल वातावरण का, या डी केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन है बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व, क्योंकि बच्चा किस प्रकार से पैदा हुआ है और किस प्रकार से उसका वातावरण रहा है, ये सीखने को मिलता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन में देखिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल ठीक कहा, डी। बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है और भिन्न तरीकों से ही सीख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखिए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ए, बी, सी, डी अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर है बी। देखिए, समस्या के प्रति जागरूकता, क्योंकि पहला चरण होता है समस्या के बारे में जान तो लें, तभी तो उसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसको वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक। चारों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। इसका सही उत्तर है बी। भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव, जो कि अधिगम को सुगम बनाते हैं, ये उत्पन्न करती है, इसलिए सही ऑप्शन बी। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आ सकता है, तो इस बात का संकेत है कि ये ए, बी, सी, डी कार्य यांत्रिक रूप से हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चे को अनुशासन रखा जाए। बिल्कुल ठीक, अनुशासन नहीं रखा जाएगा। ये तो नेगेटिव पॉइंट ही है, क्योंकि जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी काम में रुचि खत्म हो जाती है, जिसके बाद बच्चा ऊबने लगता है। तो इसका आशय है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस बात की ओर संकेत करती हैं? कि वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति, या शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। ये तो गलती हो गया, अनुपस्थिति को छोड़ देते हैं। तो त्रुटियों की बात हो रही है। जब अधिक करते हैं त्रुटियां बच्चे, जब उस कार्य को गलत तरीके से सीख रहे हो, या उनका अभ्यास न हो रहा हो, या उनके अंदर रुचि ना हो, या आंतरिक प्रेरणा की कमी हो। तो इसका अर्थ हुआ कि उन्हें ज़रूरत है कि सही तरीके से सीखें, अब करें लगातार कंटिन्यू, तभी जाकर के वो अच्छे से सीख पाएंगे। सही ऑप्शन है बी। तो दोस्तों, ये था हमारा सीडीपी का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी का 2012 का जनवरी का एग्जाम पेपर था। बिल्कुल अच्छी तरह से व्याख्या समेत, ऐसी व्याख्या आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये सब पेपर दिया गया है। आगे भी इसी प्रकार के पर्यावरण अध्ययन, मैथ्स, पेडागोजी के टिप्स भी, और साथ ही साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन, संपूर्ण हल व्याख्या सहित मैं आपको देता रहूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।